मैं अमरीश श्रीवास्तव, साइकेट्रिस्ट। मानसिक स्वास्थ्य के इस मंच कामयाबियों में आपका स्वागत है। हम यहाँ पर बातें करते हैं अपने छात्र भाइयों बहनों बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और उसमें होने वाली कठिनाइयों की, विशेषतः कि उन्हें अपने कैरियर का चुनाव करने में क्या परेशानियाँ पेश आती हैं। बात बड़ी सीधी सी है। हर इंसान सफल होना चाहता है और सफलता प्राप्त करने के लिए उसे सही कैरियर चाहिए जिसमें पैसा हो, शोहरत हो, जीवन अच्छी तरह से चले। अवसर कम है, लोग ज़्यादा हैं, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, मगर मेहनत सभी लोग करते हैं। किसी को उसका परिणाम अच्छा मिलता है, किसी को उतना अच्छा नहीं मिलता। एक वाकया सुनाता हूँ। मैं अभी आया और किसी से मिला तो एक बच्चा जो कंपटीशन में बैठ रहा था, साल भर तैयारी की गई, पैसे खर्चा हुए, बहुत मेहनत की। वो गए, एग्ज़ाम में बैठे, शुरू किया और 5 मिनट के बाद में वो खड़े हो गए और उठ के चले आए। लोगों ने पूछा, भाई क्या हुआ? बोले, मुझे कुछ याद ही नहीं आया। आई गॉट टोटली ब्लैंक। अब ये ऐसी समस्या है तो जिसको लेकर लोग विशेषतः किसी डॉक्टर वगैरह के पास तो जाते नहीं, साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, इसमें मालूम करना चाहिए कि मामला क्या है। मगर जहाँ तक मैं सोचता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत से बच्चे अपने व्यक्तित्व को साथ लेकर चलते हैं और आप जो भी करेंगे वो आपके व्यक्तित्व की लेंस से गुजरेगा, वहाँ से फिल्टर होगा और उस रंग में बाहर आएगा जिस रंग का आपका व्यक्तित्व का लेंस है। कभी कभी क्या होता है कि लोगों में एंजाइटी बहुत होती है। एंजाइटी इज a normal trait of our personality. To be anxious is important. To be anxious is very important to perform adequately. But if you are more anxious, then performance declines. Anxiety बहुत रहती है, performance कम होती है, जिससे anxiety और बढ़ती है। तो वे कौन लोग हैं जिनमें परफॉर्मेंस कम होने से एंजाइटी बढ़ती है? अक्सर देखा गया है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके सेल्फ स्टीम, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, पर्सनैलिटी फैक्टर्स में थोड़ी बहुत कमी रहती है। उन्हें अपने ऊपर उतना विश्वास नहीं होता जितना होना चाहिए। उन्हें अपनी मेहनत पर विश्वास होता है, मगर उस मेहनत को वो कन्वर्ट कर सकेंगे कि नहीं, इस पर विश्वास नहीं होता। वो करते हैं, नतीजा क्या होता है कि आप एंग्शियस हो जाते हैं। एंग्शियस होने के बाद में एक लॉस ऑफ कंसंट्रेशन, लॉस ऑफ फोकस, मेमोरी डिफिकल्टी, एंड यू कैन गेट टोटली ब्लैक्ड आउट। टू मेनी स्टूडेंट्स इट हैपन्स इन डे टू डे एकेडमिक एक्सरसाइज एज वेल। इट्स नॉट एन अनयूजुअल phenomenon, इट्स वेरी वेल नोन। इट कैन हैपन टू एनीबडी। तो पढ़ाई, मेहनत और व्यक्तित्व और आपकी सेल्फ स्टीम, आप अपने आप को किस तरह देखते हैं, ये 3-4 मनोवैज्ञानिक गुणों का मिश्रण आपको परफॉर्मेंस के रूप में दिखता है। सिर्फ मेहनत करना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, और कभी कभी क्या होता है कि बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, इतना मेहनत करते हैं कि वो थक जाते हैं। A tiredness due to extra academic load is a new problem which we see in campus today. What we call academic burnout, mental fatigue. जब देखो तब पढ़ना 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 पढ़ना, किताबें, कोर्स, ट्यूशन, क्लासेस, होमवर्क वगैरह वगैरह। इस पहले पे ये बात
ज़रूरी है, क्योंकि आप सभी लोग अब नए नए कॉलेज में जाएंगे या होंगे। खैर पढ़ाई तो आजकल ख़त्म होती नहीं, छुट्टियां शायद कोई लेता भी नहीं। तो इसमें क्या मनोवैज्ञानिक असर होता है, लोगों पे क्या असर पड़ता है, इसके बारे में विचार करने की आवश्यकता है। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ एक्स्ट्रा लोड of academic exercise is a new challenge for students. For some it is a challenge how to study, how to cope, but for others it is a challenge because they are studying all the time. They are in a mode of overdrive, academic overdrive. नतीजा क्या होता है, उनके मन पर उसका असर होता है, उनके मस्तिष्क पर उसका असर होता है और उनके सेहत पर उसका असर होता है। ये न केवल एग्जॉशन, स्लीप, एपिटाइट, न्यूट्रिशन खराब करता है, आपका मूड, एंजाइटी, डिप्रेशन, मूड, इरिटेबिलिटी, एंगर, एग्रेशन, एक ये डायमेंशन है जिसपे आप देखेंगे बहुत से लोग जो इस मोड में रहते हैं हमेशा पाएंगे कि वो इरिटेबल है। आप जरा सा छिड़िए तो चिढ़ जाएंगे, गुस्सा करने लगेंगे। वैसे बड़े अच्छे हैं, दे आर वेरी ब्राइट, एकेडमिकली, इंटेलिजेंस वाइज दे आर वेरी ब्राइट, वेल परफॉर्मिंग, बट दे आर अंडर फैटिग। एंड व्हेन दिस फैटिग लास्ट्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, मे बी 2 months, 3 months, 4 months, 5 months, फिर आप समझ लीजिए कि दैट इज द बिगिनिंग ऑफ a physical problem. It becomes a risk factor for social interaction, for living a good family life, for being able to realize what is the gain in your level of satisfaction, in your level of self contentment, psychological well-being. हर चीज़ मिनिमाइज होकर दिखाई पड़ती है। अचीवमेंट आपका 100% रहेगा, आपको लगेगा कि 50%। ओवरड्राइव मोड में लोगों की मन की दशा ऐसी होती है कि उन्हें ना हंसी आती है, न रोना आता है। थकावट 24 घंटे, हमें लगता है कि हम डील कर रहे हैं विद समबडी हु हैज डेवलप्ड होपलेसनेस एंड डिप्रेशन। यस, मे बी लक्षण ये बता रहे होंगे कि ये डिप्रेशन की स्टेट है, मगर क्यों है? ये वो बायोलॉजिकल डिप्रेशन नहीं है जिसे हम डिप्रेसिव डिजीज के नाम से जानते हैं। इट इज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्स्ट्रा एकेडमिक लोड ऑन माइंड एंड द पर्सन्स एबिलिटी टू go into an overdrive mode, which disturbs the whole neurochemical, biological mechanism of maintaining the good harmony between body and mind. The system of physiology which maintains all the functions in the body, whether it is your heart rate, your breathing, your muscle tone, your posture, your sleep, your sexuality, your appetite, everything gets disturbed. अब सवाल आता है कि अगर ऐसी अवस्था में क्या करना चाहिए। लगभग 40 से 50% स्कूल में बच्चे ऐसे हैं, किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, जहाँ एडमिशन हाईली कॉम्पिटिटिव प्रोसेस से होता है, वो इस अवस्था में पाए जाते हैं। कई देशों में रिसर्च हुई और उसके नतीजे ये सामने आते हैं कि लोग इस बात से परेशान हैं कि वो सब कुछ पढ़ चुके हैं, फिर भी अपने आप पर विश्वास नहीं और पढ़ना चाहते हैं वही चीज़, और शरीर पर उसका बुरा प्रभाव पड़ने लगा है। तो ये जो डायमेंशन है एकेडमिक लाइफ का, ये एक नया डायमेंशन सामने आया। अब सवाल उठता है कि हम अपने बच्चों को क्या कह सकते हैं कि आप क्या कीजिए। तो पहली बात तो इस यहाँ से शुरू होती है कि क्या आप पहचान सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। Can you be made aware that what you are doing is something different than what you should do? Are you really in an overdrive mode or not? Who is going to tell you? कौन बताने वाला है ये कि आप इस अवस्था से गुजर रहे हैं?
इसलिए अपने आप का जजमेंट बहुत जरूरी है। सो 4-5 बातें हैं मुख्य जो की जा सकती हैं इससे बचने के लिए। पहला तो यह है कि आपके पास मानसिक स्वास्थ्य की जानकारी होनी चाहिए। पढ़ाई, शिक्षा और मानसिक स्वास्थ्य का क्या संबंध है, इसके बारे में जितनी जानकारी हो उतना अच्छा है। मैं इन्हीं विषयों पे बात कर रहा हूँ और आगे ये चर्चा चलेगी। जानकारी रहेगी तो आप लक्षण पहचान सकेंगे। दूसरा, पढ़ाई के हर विषय में आपका लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए और आपको मालूम होना चाहिए कि आप कितना पढ़ने के बाद में ऑप्टिमम लेवल ऑफ परफॉर्मेंस कर सकते हैं। और बस ये बिल्कुल कैमरे से फोटो खींचने की कला के जैसा है। आपने बटन आगे पीछे किया और तस्वीर धुंधली हो गई। इसलिए ये जजमेंट कि मुझे इतना पढ़ना है और इतने पढ़ने के बाद आएगी माई बेस्ट परफॉर्मेंस, तो बहुत इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक है। मगर लोग जो शार्प हैं, जो पहचानते हैं, शार्प से मेरा मतलब है जो अपने आप को पहचानते हैं, वो जानते हैं कि कहाँ रुकना है, ब्रेक कहाँ लगाना है। और अगर वो ब्रेक नहीं लगा तो ज़िंदगी के कई फंक्शंस पे ब्रेक लग जाते हैं। इसलिए उतना ही करें जितना करने से आपको बेहतर रिजल्ट मिलता है। दूसरी बात है कि समय का प्रबंधन बहुत जरूरी है। आप में क्षमता है 24 घंटे पढ़ने की, मगर आप अपने शरीर को 24 घंटे काम में लगाकर थका नहीं सकते। थकावट दिखाई पड़ेगी और थकावट दिखाई पड़ेगी मेंटल सिम्टम्स के माध्यम से। जब मन में कंफ्यूजन रहेगा, कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, याद नहीं रहेगा, चीज़ें रजिस्टर नहीं होंगी और आप और कंफ्यूज होंगे कि मुझे क्या हो रहा है, हाउ इज दैट, व्हाई इज दैट हैपनिंग टू मी। बाय दिस क्वेश्चन योर सिम्टम्स आर गोइंग टू अगेन इंक्रीज मैनीफोल्ड एंड देयरफॉर इट्स इम्पोर्टेंट दैट यू नो, आपको ये अवश्य मालूम होना चाहिए कि हमारी सीमा रेखा क्या है, समय का प्रबंधन कैसे करें। फिर अपनी कोपिंग एबिलिटीज भी है। सवाल यह है कि आप अपना थ्रेशोल्ड कैसे निश्चित करेंगे कि मुझे इतना पढ़ना चाहिए। जब आप कहते हैं कि मुझे इतना पढ़ना चाहिए, उससे इतना रिजल्ट मिलेगा, उसका अर्थ यह भी है कि आप अपने आप को इस बात के लिए तैयार रखें कि यदि आपके मन के माफिक रिजल्ट नहीं आए तो आप परेशान नहीं होंगे। और आप परेशान ना हो इसके लिए ये आवश्यक है कि आपके स्वभाव का लचीलापन, आपकी रेजिलियंस, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ, मानसिक शक्ति, आपकी एब्जॉर्बेंस, आपकी टॉलरेंस, फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस, आपका योर एबिलिटी टू मैनेज योर स्ट्रेस, ये सब उचित मात्रा में आपके हाथ में होना चाहिए। तो आप अपना रेजिलियंस बढ़ाएं, पहचानें, प्रबंधन करें, अपनी लक्ष्मण रेखा खींचें और अपने आप को और अधिक शक्तिशाली बनाएं। फिर उसके बाद बात आती है कि हम अपना नेटवर्क कैसे स्थापित करें, सोशल नेटवर्क। देखिए, सामाजिक प्रबंधन, सामाजिक सुरक्षा कवच ठीक उसी तरह है जैसे अपने मस्तिष्क का सुरक्षा कवच। हमारे मस्तिष्क का सुरक्षा कवच क्या है? हमारा कपाल, जो इतना मजबूत है। भगवान ने इसे मजबूत क्यों बनाया है? क्योंकि इसके अंदर जो कुछ उन्होंने रखा है वो सबसे दुनिया की खूबसूरत और यूनिक चीज़ है, द ह्यूमन ब्रेन। इसी तरह आपको अपना सुरक्षा कवच इतना मजबूत रखना है जिसे बाहर की कोई भी धूप, छाया, गर्मी प्रभाव उस पर न डाल सके। ये आप कैसे करेंगे? ये आप कर सकते हैं योग विद्या से, मेडिटेशन से, इंट्रोस्पेक्शन से। ये आप कर सकते हैं सेल्फ इवैल्यूएशन से, अपने आप से सवाल पूछते रहने से। बहुत सी साइकोफिजियोलॉजिकल इंटरवेंशन सब कहते हैं जिससे आप अपने आप को बदल सकते हैं।
अपने आप को इवॉल्व कर सकते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि इस नए समस्या के बारे में जिससे हमारे बच्चे जूझ रहे हैं थोड़ी बातचीत की जाए। इस पे बहुत कुछ बाकी है और मैं पुनः ये लेकर प्रस्तुत होऊंगा।